अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। गुज़श्ता रोज़ वफाकी बजट पेश किया गया, जिस पर आज वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट के निकात पर तफसीली तौर पर बात की। सियासी जमातों का उस पर क्या रद्द-ए-अमल आया, आज के प्रोग्राम में इस पर करेंगे बात। जबकि पंजाब के बजट से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलामती वॉकआउट सामने आया। दूसरी तरफ रूठों को मनाने के लिए वज़ीर आज़म साहब मुतहर्रिक हैं और रूठने वाले कोई और नहीं बल्कि PDM के सदर और JUI के मौलाना फजलुर रहमान हैं, जो कहते हैं कि पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात होगी, हुकूमत ने साइफर केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और कुछ बात हम साया मुल्क की भी करेंगे, जहां मोदी की मुस्लिम दुश्मनी किसी तौर पर कम नहीं हुई है। इंतखाबात में पुअर परफॉर्मेंस के बाद 71 रुकनी काबीना में एक भी मुसलमान वजीर शामिल नहीं किया गया। तो बिला ताखीर प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो कल बजट के बाद खैरियत पूछना वैसे छेड़ने के मुतरादिफ है, बिल्कुल। लेकिन आप उम्मीद है कि आप ठीक हो। सर, आप बजट की ही बात करें तो मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए ये बजट आपको कितना मौसर दिखाई दे रहा है? देखिए जी, मुस्तहकम तो वो चीज़ होती है जिसके नतायज जो हैं वो पॉजिटिव हों। अच्छा, ये जो बजट पेश किया गया है, पहली बात तो ये कि इंतहाई मैं समझूंगा ढिठाई से हुकूमत ने इसको कहा कि जी ये तो हमने IMF की मुशावरत से बनाया है। पहले ये होता था, लोग जो हैं वो इस पर एम्बेरस होते थे कि कोई ये कहे कि IMF की डिक्टेशन पर आपने बजट बनाया है। ठीक है। चलिए, बन गया जनाब, बजट बनाया आपने, क्या है बजट में आपने क्या दिया, क्या लिया है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से बहस करना बहुत ज़रूरी है। बजट को किसने क्या कहा है वो तो मेरे ख्याल से 2-3-4 कोट तो मैं सुना देता हूँ आपको अभी, ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। उमर अयूब और अली अहमद खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि ये अवाम दुश्मन बजट भी है और इकॉनमी दुश्मन बजट भी है। ठीक है। उसके बाद जनाब जमात इस्लामी के जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, वो ये कहते हैं कि ये IMF की ग़ुलामी की दस्तावेज़ है, बजट नहीं है। अच्छा, उनके पास भी अपना आर्गूमेंट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। सहाफ़ियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी खड़े होकर एहतजाज किया कि जी ऐसे लगता है जैसे आपका टारगेट जो है वो सिर्फ तनख्वाहदार तबका है। अच्छा, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। 100% के पूरे मैयर्स आप उनके उठा के देख लें, वो तनख्वाहदार तबका जो पहले ही टैक्स देता है, जिसके सोर्स पर आप काट लेते हैं, आपने उसके लिए क्या किया है? ज़रा थोड़ा सा मेरे ख्याल से सवाल हुकूमत से पूछना चाहिए कि ये वो तबका है जो वॉलंटरीली टैक्स देता है, कोई मर्जी को हमारी दखल ही नहीं है इसमें। आपने सोर्स भी मेरी तनख्वाह से काट लेने हैं पैसे, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है जी। ठीक है जी। मुझे मिल गया राजी, मेरा बच्चा जो आज भी तालीम अगर उसने हायर एजुकेशन हासिल करनी है तो प्राइवेट कॉलेज में जाके दाखिल हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो। अगर उसको इलाज की अच्छी सहूलत चाहिए, बीमारी उसकी खौफनाक है, तो सरकारी अस्पतालों से तो मुझे कुछ नहीं मिलना है, मुझे प्राइवेट डॉक्टर कंसल्ट करना है। मैं इनसे ये पूछता हूँ, आपने जो एक ख़ास तबके को टारगेट किया हुआ है और उसको नचोड़े चले जाते हैं। मैंने पिछले भी एक प्रोग्राम में इसकी मिसाल दी थी कि इन्होंने ना तनख्वाह तबका, यानी जो मैं आप हैं, हमें समझ लिया गन्ना। आपने गन्ने को कभी क्रश होते देखा? एक दफ़ा डालते हैं, रिसर्च निकालते हैं, फिर आगे से उठा के उसको दोबारा फिर डाल देते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं। कोई 4 एक दफ़ा उसको निचोड़ते हैं जब उसके अंदर फोक के अलावा कुछ नहीं रहता। हमारी भी मेरे ख्याल से तनख्वाहदार तबका जो उसके अंदर रह कुछ नहीं गया, इतना निचोड़ लिया है हुकूमत ने। मगर ये जो है ये उस तबके को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है जिनसे गालबन ये खुद ताल्लुक़ रखते हैं। वो कौन है? आप सवाल उनसे ये पूछा जा सकता है कि आप अशराफिया जो है उस पर कब हाथ डालेंगे तनख्वाहदार तबके के साथ? तो आप हर साल नया खिलवाड़ करते हैं। यानी आपका मतलब कौमी असम्बली के अरकान की मराद कब कम करेंगे? मैं आ रहा हूँ उस तरफ। ये कौन लोग हैं? ये हैं जिनके बड़े बड़े प्लाजाज हैं, जिनके बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस कंसर्न्स हैं, नहीं टैक्स नहीं देते, मज़े ले रहे हैं। अब मैं वो पंजाबी ज़बान इस्तेमाल करूँगा तो थोड़ी सी गुस्ताखी हो जाएगी, जैसे वो गांव में करते हैं ना कि जी ये हमारा दामाद है इसलिए इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। ये लोग ऐसे लगता है हुकूमत के दामाद हैं। अच्छा। इनको कुछ नहीं कह सकते। वो गरीब तबका और आवाम जो है उसकी ऐसी तैसी उन्होंने फेरनी है। देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत का असल काम है क्या? हम IMF की मर्ज़ी से बजट बनाएंगे, उसके कहने पर चलेंगे, उसकी डिक्टेशन लेंगे, तो वो जो बनेगा उसको तो एक तरफ रख दीजिए। जो काम हुकूमत के करने के हैं, क्या उन्होंने वो किए हैं? 70 साल से हम सुन रहे हैं टैक्स नेट बड़ा करेंगे, वो हो के नहीं दे रहा बड़ा। वो वही एक ख़ास तबका है जिसकी सांसें निचोड़ते रहते हैं। वो किसने करना है? ये FBR के लोग जो हैं, ज़रा उनकी तोंदें देखें, ज़रा उनके आप
रहने सहने का स्टाइल देखें, उनकी ऐशो इशरत के सामान देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें, तो आपको पता लगेगा कि इनका सोर्स ऑफ इनकम जो सरकारी तनख्वाह है, तो फिर ये इस किस्म की ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो डिलेमा है, जो हुकूमत हमारी नहीं कर सकी, वो है कि आप टैक्स नेक्स बढ़ाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे इकॉनमी की। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ना मिसनोमर है, हम लोगों को समझा नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर 1 रुपए की चीज़ भी ख़रीदें तो आपको रसीद मिलेगी, और वो रसीद जो है वो अकाउंटेबल है विद FBR। हाँ, उसके ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए। पूरी यूरोप में आप भी गई हैं, अमेरिका में भी गई हैं, आपको पता कोई चीज़ वो बगैर रसीद के नहीं देते हैं। आप लें या ना लें, उन्होंने थैले में डाल देनी है जी। दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, जो हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है। रिटेलर छोड़ दें आप, चलिए रिटेलर तो छोटी छोटी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, आप ओरिगा चले जाएं, हम आप तो लिबर्टी वामुन चले नास की ठीक डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर ठीक पा है। रहे। तो ये सूरत हाल जो है ये किसी इकोनॉमी को कभी सहारा नहीं दे सकती। ठीक है। ये लूटमार भी इसी तरह से मिची रहेगी, और ये रोना धोना भी इसी तरह से जारी रहेगा। अच्छा। जिनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय हुकूमत ने किया क्या? एक तासुर ये था कि जी टैक्स तो किसी को नया नहीं लगा, ये झूठ है। मेरे ख्याल है कोई एक एक्सेप्शन नहीं है जिसको टैक्स नहीं लगाया उन्होंने नया। जो टैक्स पहले दे रहे थे ना, ज़रा उनकी स्लैब का हम जिक्र कर लें जी। उसकी। जी पहले 5 स्लैब थी, अब उन्होंने 6 बना दी है। तो वजह से सुने ये बात। जी सर। पहला स्लैब जो है वो उसकी तनख्वाह जिसकी 6 लाख रुपए सालाना है उसको तो कोई टैक्स नहीं है। दूसरा स्लैब जो है जो 6 लाख से 12 लाख तक सालाना है। तीसरा स्लैब है 12 से 22 लाख। चौथा है 22 से 32 लाख। पांचवा है 32 से 41 लाख। और छठा है 41 लाख से 60 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इनके ऊपर पहले क्या टैक्स था और अब क्या टैक्स था। ये तफसील मेरे ख्याल से हमें ज़रूर शेयर करनी चाहिए। जी जी। अगर आपकी आमदन 50,000 रुपये महीना से ज़्यादा है या इसके दरमियान है, यानी मिसाल के तौर पर आप 80,000 रुपये कमा रहे हैं और आपको माहाना 4,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, जो गुज़श्ता बरस 2,000 था। 50% राइज, यानी जो टैक्स आप इस स्लैब में यानी 6 लाख से 12 लाख वाले में देते थे वो पहले 2,000 रुपये था, अब 4,000 कर दिया। 50,000 से जायद वाले। जी जी ठीक है। 50 लाख वालों को तो छूट है ना, जिनकी 6 लाख रुपए साल की इनकम है उन पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जो ही आपने 50,000 क्रॉस किया और आप फंसे। ठीक हो गया जी। ठीक है। दूसरा ये जी कि महीना टैक्स 1.5 लाख रुपए आमदन की सूरत में गुज़श्ता बरस आपको 7,500 रुपये देने पड़ते थे, अब ये रकम बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। 2 लाख रुपए महीना कमाने वालों को गुज़श्ता बरस 13,750 रुपये टैक्स देना पड़ता था और अब उन्हें 19,166 रुपये देना पड़ेगा। ये जो है अब पोर्शन जो है वो इंटरेस्टिंग वाला है। अच्छा। ऐसे अफराद जिनकी माहाना आमदन 2.5 लाख रुपए है, इससे कबल वो 25,000 रुपये महीना टैक्स देते थे, जो अब बढ़ा के 31,666 कर दिया गया। 3 लाख रुपए महीना कमाने वाले अफराद पहले 36,250 रुपये टैक्स देते थे, अब 45,833 रुपये देंगे। 3.5 लाख रुपए कमाने वालों को पहले टैक्स जो होता था वो 61,250 था, पहले 50,000 था जो अब 61,250 हो गया है। ऐसे अफराद जिनकी माहाना आमदनी 4 लाख रुपए है, इससे कबल 63,750 रुपये टैक्स देते थे, अब ये रकम बढ़ाकर 78,750 कर दी गई है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सारी स्लैबों का मैंने किस्सा आपको सुना दिया है, कोई एक स्लैब ऐसी नहीं है जो एग्जम्प्टेड है, उन सब में जो इजाफे हैं वो भी हमने सलीम बुखारी साहब, ये जो आपने सारे मेरे साथ आदाद शुमार शेयर किए हैं, इसमें मुझे एक सेट परसेंटेज नज़र आ रहा है जिस हिसाब से बढ़ाया जा रहा है। ये तो ज़्यादती हुई 50,000 कमाने वाले के लिए भी और 6 लाख कमाने वाले के लिए भी, कि वो एक ही तर्ज पर टैक्स अदा कर रहे हैं, कोई वेरिएशन तो नहीं चाहिए। मतलब है थोड़ी बहुत ही नेग्लिजिबल अगर वेरिएशन है भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही लाठी से सबको हाँका है। ठीक है। ठीक हो गया जी। अब आ जाए जनाब, इस दफ़ा के टारगेट्स क्या थे और वज़ीर ख़जाना साहब क्या क्या दावे कर रहे हैं। पहला तो वो कहते हैं कि देखिए हमारी इकॉनमी इतनी अच्छी है कि बजट के फ़ौरन बाद 2,870 पॉइंट जो है वो इंडेक्स जो है उसमें इजाफा हो गया, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। जो हमारी यानी स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल जा रही है, 76,000 कब का क्रॉस किया हुआ है, जो पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। अब इसकी वजूहात बहुत सारी दीगर हैं, उस पर किसी अलग प्रोग्राम में बात करेंगे। आज ज़रा फोकस रखते हैं बजट के ऊपर।
दूसरी बात यह है कि जी वो कहते हैं हमने नॉन फाइलर की इस्तिलाह ही ख़त्म कर देनी है, रही ना कोई। रहे ना कोई। यानी ये एक लिहाज से अच्छी बात है कि अगर आप सबको टैक्स नेट में लाएंगे तो शायद वो जो ख्वाब होता है कि मैं टैक्स दूंगा तो मुझे उसकी कोई सहूलतें भी मिलेंगी, वो पूरा हो जाए, जो कि मुझे किसी भी सियासी हुकूमत से ये तवक्को नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जी नॉन फाइलर अगर बाहर जाएगा तो उसको तो हम सफ़र पर पाबंदी लगा देंगे उसकी। मगर वज़ीर ख़जाना साहब ने ये वजाहत ज़रूर की है कि जी हम उनको पहले नोटिस देंगे, ठीक है, कि आप 30 दिन के अंदर अंदर अपने गोशवारे जमा करा दें। अच्छा, अगर वो नहीं कराएंगे तो फिर वो बाहर भी नहीं जाएंगे। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि जो प्रॉपर्टी की सेल और ख़रीद और फरोख्त है जो, उसके ऊपर भी टैक्स नेट में बहुत इजाफा कर दिया गया है। ठीक है जी। अब कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपका हाथ पड़ता था वहाँ वहाँ से तो आपने टैक्स समेट लिया है, लेकिन रिलीफ वाला खाता पैदल है। मुझे और आपको टैक्स तो हमने देना है और पहले से ज़्यादा देना है, लेकिन हमें मिलना कुछ नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। बाहर जो लोग टैक्स ना देते अच्छी हैं सेहत, ना अच्छी तालीम, वो खुशी से टैक्स देते हैं, इसलिए कि उसकी फैसिलिटेशन में अगर आपको बयान करने बैठूँ यहाँ तो सारा वक्त जो है वो गुजर जाएगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये नहीं। इस दफ़ा भी आपने तनख्वाहदार तबका जो है उसको कहा कि सिर्फ हमने 35% बढ़ाया, 35% तक ले गए हम, और ख़तरा ये है कि शायद इसी साल के दौरान ये 45% तक चला जाए। आप मुझे बताएं क्या हमारा क्या हाल होगा। सलीम बुखारी साहब, मेरी बात सुने, हमारे घर में छोटे से छोटा बच्चा भी अगर दुकान पर जाता है ना तो टैक्स अदा कर रहा होता है। आप कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं, आप कॉलिंग कार्ड खरीद लेते हैं, आप खाने पीने की चीज़ आइसक्रीम खरीद लेते हैं तो आप टैक्स दे रहे होते हैं। लेकिन मसला ये नहीं है, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं, लेकिन सुपर टैक्स चोरों का क्या करना है कि जिन पर हाथ नहीं पड़ा, जो असल मसला है उसका क्या करना। देखिए 2-3 ऐसे हमारे सेक्टर हैं जिसके बारे में एक क्रिमिनल खामोशी, एक तो यही जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं कि वो जो हमारी अशराफिया है, वो जो हमारे, यू नो व्हाट आई मीन, एक तो उसको कुछ नहीं कर रहे आप। एक आपने एक बहुत ही अट्रैक्टिव नारा लगाया था, एग्रीकल्चर टैक्स। किधर है वो? इसमें भी मैं ढूंढता रहा कि कहीं मुझे मिल जाए वो, क्योंकि उसमें यही अशराफिया के लोग जो हैं बिग लैंड होल्डर्स हैं। ज़ाहिर है 12-12.5 एकड़ वाले तक को तो वो बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं दे रहा ना, लेकिन उससे ऊपर वाले जिन्होंने बेनामी जायदादें रखी हुई हैं, ज़मीनें रखी हुई हैं, जिन्होंने अपनी ख़ानदान के हर फर्द के नाम ज़मीनें 12-12 एकड़ करके और तकसीम कर दी हुई हैं, उनको कौन पूछेगा, उनसे कौन हिसाब लेगा। तो एक तो एग्रीकल्चर टैक्स का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं देता। वैसे कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज़ एन एग्रो बेस्ड कंट्री। एग्रो बेस्ड किसकी बेस पर है? किसानों की बेस पर। किसानों से तो आप उन्हें रियायत दे रहे हैं, बेपना सारी इसमें ऐसे फ़ैसले हैं जिससे उनको रिलीफ मिलेगा। ख़ासतौर से पंजाब का बजट जो पेश होने वाला है उसमें उन्होंने कहा है कि जी किसान कार्ड भी इशू होगा और बहुत बड़ी तादाद में होगा। ट्रैक्टर के लिए लोन्स के लिए रकम रखी गई है ताकि एक नहीं तो चंद लोग मिलके एक ट्रैक्टर खरीद लें जिससे उनकी ज़मीनें जो हैं। सर अच्छा किया पंजाब के बजट पर भी आ गए। मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी का आज भी अलामती वॉकआउट रहा, आखिर मसला क्या है? पहली बात तो यह है कि पंजाब के बजट की बात हमने की तो हम ये बता दें कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ये दावा किया है कि पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग, अगर इफ़ इट इज़ ट्रू। ठीक है, आपने क्या पूछा? यही कि हाँ, पीपल्स पार्टी। देखिए पीपल्स पार्टी ने पहले तमाशा किया सेंटर में, वो ऐड के पहले बैठ गए कि जी हम तो बजट के सेशन में ही नहीं आएंगे। फिर उसके बाद जो है वो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं और उनके साथ जो 2 सीनियर लीडर थे नून लीग के, वो उन्हें मनाने के लिए उनके चैम्बर में गए। उसके बाद वो तो घर चले गए, खुद नहीं आए, लेकिन उनकी टीम जो है यानी जो MNAs थे पीपल्स पार्टी के, वो आ गए। आज भी उन्होंने जो पंजाब असम्बली का इजलास है उसकी अगर आप कैफियत देखें तो वहाँ भी हमें कुछ सूरत हाल ऐसी ही दिखाई दे रही है कि पीपल्स पार्टी वहाँ भी कुछ ना कुछ ड्रामा जो है वो ज़रूर करेगी। अब ये चूँकि उनके मखलूत हुकूमत की जो ख्वाहिश थी उसके नतीजे में जो कुछ चूँ का मुरब्बा बना है वो आपके सामने है। उन्होंने तमाम आइनी ओहदे ले लिए हैं लेकिन हुकूमत में शामिल होने पर अभी भी आमादा नहीं हैं। हमने अब ये सुना है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बजट की पेश किए जाने के बाद वो कैबिनेट में इजाफा करेंगे, तो उस इजाफे में मुमकिन है पीपल्स पार्टी जो है वो आ जाए, तवक्को है। आज जो उसके ऊपर बात भी करेंगे हम बाद में,
कुछ लग रहा है ये कि हुकूमत ये चाहती है कि उसकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बने, उसका जो उसके साथ जो लोग हैं इत्तेहादी, उस बेस को ब्रॉडन किया जाए। अब वो हो पाएगी कि नहीं, है तो आने वाला वक्त ये बताएगा। आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दिया बुखारी साहब, हाँ, यही मेरे ख्याल से के इम्कानात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में जगह दी जाए। पंजाब जो में भी उनके जगह दी, तहफ़्फ़ुज़ात पंजाब में स्पेस उन्होंने मांगी हुई है, जी। कोई खैरात नहीं देनी है, उन्होंने तकाजा किया हुआ है इसका। अगर यहाँ भी आप उनको स्पेस देंगे और मरकज़ में उनको उनकी वजारतों और मर्जी की वजारतें, आपको कुर्सियों पता का रौला है, रौला हमेशा कुर्सियों का होता है, मिल जाए तो कोई फिर भी बजट में सियासी बैठ जाते। हाँ, एब्सोल्युटली वही है। दूसरी बात यह है कि जनाब पेट्रोलियम लेवी के नफाज के बारे में उन्होंने कहा, एक खदशा था कि 60 से चूँकि 20 हो रही है तो एकदम से ये इतना पर लीटर प्रेशर आएगा जिसका हिसाब कोई नहीं। पर लीटर वो इसको यानी 60 से 80% पे ले जा रहे हैं, एकदम 20 रुपए का इजाफा पर लीटर जो है। आप सोचे क्या बनेगा। चीखें निकाल देगा आवाम की। आज उन्होंने थोड़े सा रिलीफ ये दिया है कि नहीं जनाब, ये हम यकदम नहीं है, ठीक है। किस्तों में बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ हम एक अच्छी खबर की बात अगर ना करें, जी। वो ये कि हमें ये इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि 9 रुपये पर लीटर शायद पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। जिस तरह के ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कौन किसको मनाने के लिए जा रहा है, तो सलीम बुखारी साहब आप इस बात पर से पर्दा उठा ही दें। जी, आपका इशारा जिस तरफ है वो मैं समझ रहा हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं बाहसीत प्राइम मिनिस्टर जो है वो जा पहुँचे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के घर, जो JUI के चीफ हैं, और इस वक्त जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है उसके एक अहम कॉम्पोनेंट पार्टी है, उनकी पार्टी जो है JUF। क़यादत तो उस तहरीक की कर रहे हैं अचकज़ई साहब, जिनकी बड़ी दोस्ती है मौलाना से। लेकिन जो बात हम भूल रहे हैं वो ये है कि अचकज़ई साहब और मौलाना फजल रहमान दोनों की दोस्ती नवाज शरीफ से भी बहुत ज़्यादा है। वो भी बिल्कुल आप यूँ समझें कि हवा नहीं गुजरती थी उनके बीच। मौलाना की जो आज की विज़िट है, इसके हवाले से वो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो बाज़-औक़ात उनके ऊपर ना शायरी ऊद आती है और वो फिर हमारे साथ शेयर भी करते हैं, तो अच्छे चुके शेर वो बयान करते हैं। तो उन्होंने इस मुलाकात में तबसरा करते हुए कहा कि मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जो शेख कदा से बज़्म चरागां किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के 4 दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। और दूसरा ये कि फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं, हदूद वक्त से आगे निकल गया कोई। इन दोनों शेरों की अगर हम इंटरप्रिटेशन करने बैठें तो हमें ये 2 बातें समझ आएंगी। अच्छा। एक तो ये समझ आएगा हमें कि जिन लोगों के बीच बहुत दोस्ती थी, जो नेचुरल एलाइज थे एक दूसरे के, उनके बीच दूरियां क्यों हुई हैं, क्या वजूहत हैं उसकी। और मौलाना जो बहुत ही यानी ज़ख्म खुर्दा थे PTI के हाथों, जिन्हें जलसों में, जुलूसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पार्लियामेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने वो डीज़ल के नाम से पुकारा जाता था, और वो ख़ुद उनको समझते थे कि वो यहूदियों के एजेंट हैं और इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन है। ये जो अननेचुरल सी अलाइंस बनी है, ये अभी लोग उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे, मैं नहीं कर पा रहा। मैं मौलाना साहब को जानता हूँ, बहुत उनसे इज़्ज़त एहतराम का हमारा ताल्लुक़ है। वो अपने यानी दिमाग में सियासी एतबार से बड़ी क्लैरिटी वो रखते हैं। क्योंकि हमारी मुलाकात नहीं हुई है तो हम जान नहीं पाए कि किस वजह ने उनको इतना दूर कर दिया नवाज शरीफ साहब से और उनकी मुस्लिम लीग से। ये जो मुलाकात है शहबाज शरीफ साहब की, ये पहली और आखिरी नहीं है। मेरे ख्याल से इससे रास्ता बनेगा। इट इज़ ए प्रिल्यूड टू ए मीटिंग बिटवीन नवाज शरीफ एंड मौलाना फजल रहमान वेरी सून। ये कोई मुश्किल तो नहीं था, ये तो वैसे भी डायरेक्ट भी हो सकती थी। चूँकि दूरियां सियासी एतबार से बहुत हैं, भरम की भी तो बात है ना, तो मुझे यूँ लगता है कि या तो मौलाना जाती उम्र आ जाएंगे, अच्छा। और या फिर शहबाज शरीफ की तरह से नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचेंगे। सलीम बुखारी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना साहब को अगर देखें और उनकी माजी की काविशें देखें तो कहीं ख़तरा तो नहीं लाहक हो गया वज़ीर आज़म साहब को कि कहीं हम भी ना चलते कर दिए जाएं? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, आज मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का और सिटिंग हुकूमत का दुश्मन कॉमन है, उस वक्त तक ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा। जिस दिन हुकूमत की और अशराफी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कुट्टी हुई, अगले दिन ये घर वापस आ जाएंगे। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए हैं कि तफसील करूँ? नहीं, मैं समझ गई हूँ। मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन भी समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है
कि हुकूमत की तरफ से अब कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के ऊपर एक मरतबा फिर प्रेशर बढ़ाया जाए। हवाला मेरा साइफर है। एग्जैक्टली साइफर को दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील ले जाई गई है। अपील अगर मेरिट्स पर ट्रीट हुई तो ये जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि वो मुअत्तल कर दी हैं सजाएं उन्होंने, ये अंडू हो जाएगा, क्योंकि मेरिट्स पर केस अभी तक सुना ही नहीं गया। केस प्रेजेंट भी नहीं सही हुआ, मेरिट पर सुनना तो बाद में। दोनों, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रीजंस, आप ठीक कह रही हैं। क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है उसने केस परसू किया है कि जी ये साइफर गुम गया। असल केस तो ये था ही नहीं। असल केस तो ये था कि साइफर जो कोडेड लैंग्वेज में होता है, जिसकी रसाई सिर्फ 5 अफराद तक महदूद होती है, और उसके बाद ये वापस अपने मकाम पर पहुंच जाती हैं 5 कापियाँ, और उस लफ्ज़ बाहर लीक नहीं किया जाता। उस पर ना सिर्फ ये कि पब्लिक जलसे में लहरा लहरा के बताया गया इसमें क्या लिखा है। अगर आपको वो ऑडियो लीक याद हो आज़म खान साहब की और महात्मा खान साहब की कि इस पर खेलेंगे, तो फिर उसके बाद क्या बाकी बचता है। दूसरी बात यह है कि जिस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया था, उन्होंने कम से कम 13 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसकी कैटेगोरिकली जो है तरदीद की है कि ऐसा कोई इकदाम उनकी हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ जिसका मकसद महात्मा खान साहब की हुकूमत को डीसेटल करना। सलीम बुखारी साहब, अगर ये केस ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं तो क्या उसके अंदर वो मुद्दा वापस रखेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो ये प्रॉपरली सुना जाता, जिस तरह लास्ट मिनट के ऊपर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जी ये डोनाल्ड लू का बयान जो है इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दीजिए, उस कोर्ट ने मुनासिब नहीं समझा है। अगर वो हिस्सा बनता है तो उसकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला एलिमेंट अगर उजागर हो जाता है और केस वो रुख इख्तियार करता है तो फिर बचत मुश्किल है। अच्छा, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ इसलिए कि साइफर को डीसाइफर करने के लिए बाकायदा कोड स्पेशलिस्ट होते हैं, और इसकी रसाई जो है प्राइम मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, DGI तक और शायद DGMI तक, ये 4 बंदों को जाती हैं, और ये चारों कापियाँ फिर वापस आती हैं। फॉरेन ऑफिस का काम सिर्फ इसमें पोस्टमैन का है। ठीक है। फिर एक एलिगेशन ये है कि उस साइफर को जब डिकोड किया गया अपने यानी ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो उसका जो टेक्स्ट है उसको तब्दील किया गया, उसको ऐसा बनाया गया कि ये लगे कि गैर मुल्क ने साजिश की गई है। तो ये सब चीज़ें जब सामने आएंगी, और सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है कि केस जो है वो बड़ी तफसील के साथ सुना जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई सहूलतकार नहीं बैठा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रेपुटेशन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ सारे फरिश्ते बैठे हैं। वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाते हुए किसी और कानून की बात करते हैं, और PTI के चीफ को रिलीफ देते हुए कि इनकी तकरीर को लाइव दिखाया जाना चाहिए, बिल्कुल पैंतरा बदल लेते हैं। ठीक है सलीम बुखारी साहब, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर क्या कार्रवाई होती है। भारत में इंतखाबात हुए और पुअर परफॉर्मेंस के बाद अगर हम बीजेपी की बात करें कि कितनी सीटें ले पाई तो वो थी 240, जिसके बाद मिलजुल कर इत्तेहादियों के साथ 293 सीटें ली। लेकिन सलीम बुखारी साहब, 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी है भारत में, और 71 की काबीना में मोदी साहब ने एक भी मुसलमान को वजीर की जगह नहीं दी। क्यों? जी, आपके सवाल के ऊपर तो मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले चूँकि आप बात कर रही हैं हिंदुस्तान के दिल्ली में, जहाँ हज़रत गालिब साहब जो हैं वो चूँकि वहाँ उनकी दफन है, उनके बारे में तो खैर ये ख़ास तौर से कहा जाता है, लेकिन आम तौर पर अगर आप किसी का कोई कोट गलत सुना दें तो उसकी भी पकड़ है, और अगर किसी का शेर पढ़ दें गलत आप ऐसे बड़े शायर का, तो उसकी तो माफ़ी बहुत कम मिलेगी। लिहाजा लेट मी करेक्ट माई सेल्फ फर्स्ट। वो शेर मैंने सुनाया था जो वो यूँ है कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। एक तो मैंने वो 4 दिन कर दिया था रात दिन की बजाय, और एक दिल कर दिया था जी की बजाय, तो ये करेक्शन बहुत ज़रूरी थी। अब आ जाएं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, गुजारिश ये है दे दिया था आपने कि थोड़ा सा। सब कुछ जो ठीक नहीं है भारत में वो ये है कि वो जो गांधी का और नेहरू का सेकुलर भारत था, वो तसव्वुर जो है मोदी साहब ने अपने इस 3 टेन्योर्स में, 2 हुए हैं, अभी तीसरा शुरू हो गया है, इसमें ज़मीन बोस करके उसके यानी उसकी राख भी बाकी नहीं रही है। क्यों? इसलिए कि उनके सेकुलर भारत में अक़लियतों के लिए बड़ी गुंजाइश, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी बड़ी प्रोविजंस मौजूद थी कि हर अक़लियत जो है उसको अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, उनको सियासत में हिस्सा लेने की
वो सब कुछ तो मोदी साहब ने बर्बाद कर दिया है। वो उनकी बीजेपी और बीजेपी में आरएसएस के गुंडे, उन्होंने अक़लियतों के नाक में जो दम किया है, चाहे वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद को मिसमार करके वहाँ राम मंदिर की तामीर हो, चाहे आर्टिकल 370 को वापस लेके वहाँ कश्मीर को हड़प करने की साजिश हो, चाहे आरएसएस के गुंडों का हिजाब को बुनियाद बना के मुसलमान लड़कियों की इज्जत को बर्बाद करना हो। बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ। मणिपुर में देख लीजिए पिछले कई महीनों से क्या हो रहा है, एक अजीब किस्म की रियासती दहशतगर्दी है। तो इस सब कुछ ने वो जो क्लेम था, दावा था, या जो एक फेस था, उसको तो बदशकल बना दिया है। एक बात, अब उसके रिफ्लेक्शंस क्या है? उसका रिफ्लेक्शन ये है कि 20 करोड़ की आबादी के मुल्क में, जहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, उनमें से उन्होंने एक भी मुसलमान को ना टिकट दी है, ना उनके टिकट पर कोई मुसलमान जीता है। 240 उनकी अपनी सीटें हैं और इत्तेहादियों को मिला के उनकी 293 सीटें हैं। इसके बावजूद उसमें कोई मुस्लिम मेंबर ऑफ असेंबली नहीं है। दिस सेज इट के सूरत हाल क्या है। दूसरी बात यह है कि फिर उन्होंने वजारतें बनाई, और मरकज़ में भी बनाई हैं और रियासतों में भी बनाई हैं, तो किसी मुसलमान को इस काबिल नहीं समझा उन्होंने कि उसको वज़ीर बना लिया जाए। पिछली हुकूमतों में उनकी जो 2014 में थी, उसमें डॉक्टर नजमा को मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लीती अमूर बनाया गया था, और 2019 में ये अक़लीती अमूर का महकमा उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी को दे दिया था, बट दैट इज़ एंड ऑफ इट। इस दफ़ा उन्होंने ये भी मुनासिब नहीं समझा। तो एंटी मुस्लिम जो वहाँ राइट्स होते हैं, एंटी मुस्लिम राइट्स में जो आरएसएस के गुंडों का जो किरदार है, उस सब के ऊपर हम बात करते रहते हैं, बात करते रहना चाहिए हमें, इसलिए कि ये जुल्म और बर्बरियत जो है, ये जो स्टेट टेररिज्म का बदनुमा शक्ल है, ये भारत में तसलसल से जारी है। सलीम बुखारी साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एक मस्बत पैगाम भेजा गया है उनको दोबारा से नॉमिनेट होने के बाद, उसके बाद कहीं ये मुसलमानों के साथ कोई अच्छा रवैया रख लेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पैगाम किसकी तरफ से भेजा गया है? ये पैगाम भेजा गया शहबाज शरीफ की तरफ से एज प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने ज़ाती तौर पे उनको पैगाम दिया है। इन तीनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती है। ख़ास तौर से मोदी साहब और नवाज शरीफ में दे आर हैंड इन हैंड। अगर आपको याद हो, मॉस्को से के दौरे से वापस जाते हुए भी ली दी गई थी। हाँ, मॉस्को के दौरे से जब वापस जाते हुए वो यहाँ रुके थे और जाती उमरा गए थे, अगर आपको याद हो। सब याद है। लेकिन ये बात उससे भी पहले की है। उससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अगर आपको याद हो, वो भी नवाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आए, दोस्ती बस के ज़रिए, और मिंटो पार्क, जो अब आज़ादी पार्क कहा जाता है जिसको, वहाँ खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की। तो इन के अदवार में, यानी मुस्लिम लीग नून के अदवार में, हिंदुस्तान के साथ पेश रफ्त होती रही है, जो पिछले कई सालों से रुकी हुई थी। इन्हीं के दौर में, आपको याद है, दोस्ती बस का आगाज़ हुआ। इन्हीं के दौर में इंडो पाकिस्तान ट्रेड जो है वो शुरू हुई। इन्हीं के दौर में जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के लिए रूट दिया गया। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स इनके दौर में हुई थी। तवक्को ये की जा रही है, और हमने देखा कि उनकी तरफ से भी पैगाम ये आया है कि सिक्योरिटी के मामलात को छोड़ के बाकी हर लिहाज से भारत जो है पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है। प्रैक्टिकली हाउ विल दे ट्रांसलेट इट इनटू रियलिटी, इट्स ए लॉन्ग वे। इस वक्त भी बहुत सारी बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है। फर्स्ट ट्रैक, सेकंड ट्रैक, ये सब कुछ चल रहा है, और एक नहीं बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच मखासमत की इस फिज़ा को कम किया जाए। हो सकती है। हमारा डिलेमा ये है कि पहले हमारा ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो पीसफुल नहीं था, अब हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। सो हम एक तरह से दो तरफ से घिरे हुए हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की लीडरशिप भी और हिंदुस्तान की लीडरशिप भी ऐसे रास्ते दरियाफ्त करे जिसके बाद इन दो ममालिक का एक दूसरे के हमसाये के तौर पर पुरअमन तरीके से रहने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलीम बुखारी साहब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।